ठीक है, चैप्टर का नाम था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भाई हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म, बस आइसोमेरिज्म ही लिख दो। बस मुझे एक मिनट दो, हम जरा ये लाइट बंद करें पीछे वाली। अभी सही है, अभी तो नहीं आ रहा रिफ्लेक्शन? नो सर। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने हमने आपको बता दिया था कि भैया जो आइसोमेरिज्म है, ये आइसोमेरिज्म क्यों निकल के आ रहे थे पता है किसी को? ये इसलिए निकल के आ रहे थे क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया जो तुम्हारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, हमने बोला था कि वो डायरेक्शनल है। हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी बताओ? मैंने आपको पॉइंट देखो लिखवाया होगा कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो तुम्हारी डायरेक्शनल होती है। तो वो डायरेक्शनल वैलेंसी की वजह से क्या होता है कि लिगेंड जो है वो डिसाइड करते हैं हमें किधर से अटैक करना है, अबव द प्लेन करना है, बिलो द प्लेन करना है, लेफ्ट से करना है, राइट, मतलब उनके पास डायरेक्शन है। और उसी डायरेक्शन की वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। तो आइसोमेरिज्म भैया दो टाइप के, एक स्ट्रक्चरल और एक हमारे पास स्टीरियो। स्ट्रक्चर तुम्हारे कितने टाइप के थे? आयनाइजेशन था, हाइड्रेटेड थे, आयनाइजेशन पोटेंशियल था, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म थे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म थे, लिंकेज आइसोमेरिज्म थे और लिगेंड थे। फिर स्टीरियो दो टाइप के, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इतना हम लोगों ने बेटा लिख लिया था। तो आपको करना क्या, पहली हेडिंग स्ट्रक्चर की डाल दो, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, फर्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग क्या पड़ जाएगी? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये हेडिंग जल्दी से यहाँ पे डाल दो, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अपने पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म फर्स्ट हेडिंग डालो और इसके अंदर लिखो जल्दी से, क्या लिखोगे इसके अंदर? इसके अंदर लिखो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but produce different ions, but produce different ions in aqueous solution, in aqueous solution are are called ionization isomers. Ionization isomers। ठीक है भैया, आयोनाइजेशन आइसोमर्स क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो अब हम कैसे पता करेंगे कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है क्या? देखो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे तुम लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर तुम्हारा SO4 आयन रहता था, तो अगर हम इसकी रिएक्शन BaCl2 से कराते थे तो ये बैरियम सल्फेट बनाता था कि नहीं बनाता था? यस सर। तो हम इतना दिमाग लगा लेते थे कि जो सल्फेट है, सल्फेट आयन जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है तभी तो ये बैरियम सल्फेट बना रहा है, अगर ये अंदर होता तो क्या ये ब्रेक होता बताओ? तो ये ब्रेक ही नहीं होता, और अगर ब्रेक इसका मतलब बैरियम सल्फेट कभी भी नहीं बनता। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं वो आप यहाँ पे लिखो। देखो, दे कैन बी differentiated, they can be differentiated by PPT method, precipitation method,
या फिर हम कंडक्टिविटी का भी पता कर सकते हैं, कंडक्टिविटी मेजरमेंट। कैसे कर सकते हैं उससे देखो बहुत ध्यान से। अच्छा दीपिका ठीक है भाई, जिस भी बच्चे का क्या कहते हैं एनडीए का एग्जाम है उन सबको विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, ठीक है। बहुत अच्छे से करके आना, फोड़ के आना, एकदम फोड़ के, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल मतलब जितनी तुम्हें नॉलेज है उसी नॉलेज के साथ पूरा अपना फोकस के साथ एग्जाम देना, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज स्ट्रेंथ कम भी इसी वजह से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेपर भी देने गए होंगे आई थिंक, ठीक है। चलो तो भैया देखो, अगर हम आपसे कहें कि जैसे अपने पास एक कॉम्प्लेक्स है कि सीओ, सीओ मतलब कोबाल्ट, स्क्वायर ब्रैकेट हमसे सही से नहीं बनता, तुम लोग अच्छे से बनाना, CONH3 का होल 5Cl और SO4 फॉर एग्जांपल SO4। तो यार अगर तुम इसे एक को सोल्यूशन में रिएक्ट कराओ, और हम कह रहे हैं इसी का हम एक और क्या बना रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि CONH3 का होल 5, हम SO4 को उठा के अंदर लेके आ रहे हैं और Cl को उठा के हम बाहर लेके जा रहे हैं, Cl को कहाँ ले जा रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं। तो मुझे बताओ इन दोनों में हमने करा क्या है, हमने बेटा इस वाले में और इस वाले में बस ये करा है कि अंदर वाले लिगेंड को बाहर वाले आयन से हमने क्या करा है, सेपरेट कर दिया, सेपरेट नहीं एक्सचेंज कर दिया है, यही तो करा बेटा हमने। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म वही होते हैं जहां पे एक लिगेंड को अगर आप बाहर वाले आयन से रिप्लेस कर दो तो भी जो भी मॉलिक्यूल बनेगा उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें हम लोग आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इनका यूज किस चीज में कर सकते हैं भाई, देखो अगर तुमने यार इसकी रिएक्शन BaSO4 से करा दी, अगर तुमने इसकी रिएक्शन BaSO4 से करा दी तो यहाँ पे सल्फेट आयन दिखेगा, दिखेगा मतलब BaSO4 बना, सॉरी क्या लिख दिया हमने, BaSO4 नहीं, अगर BaCl2 से करा दें रिएक्शन, माय मिस्टेक माय मिस्टेक, अगर हम यहाँ पे BaCl2 से रिएक्शन करा दें तो बताओ BaSO4 बनेगा, बट यहाँ पे नहीं बनेगा। तो ऐसे में क्या पता कर सकते हैं, ऐसे में ये पता कर सकते हैं कि भैया इस वाले में सल्फेट आयन जो है वो तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है और यहाँ पे सल्फेट आयन स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर नहीं है। बेटा एक सेकंड, हाँ भाई लिख लिया इतना। यस सर। मेरी यस बात सर। सुनो, पहले पूरी बात सुनो। हम कह रहे हैं अगर आपने इसकी रिएक्शन BaCl2 से कराई तो ये BaSO4 बनाएगा, बट ये क्या बनाएगा, नहीं बनाएगा। इस समय क्या पता चला, इसमें ये पता चल गया कि जो हमें पता नहीं है बीकर में ये वाला कॉम्प्लेक्स पड़ा हुआ है, ये वाला कॉम्प्लेक्स बीकर में पड़ा हुआ है, बट हमें ये पता चल गया कि हमने उसकी रिएक्शन BaCl2 से कराई, कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, इसकी कराई तो BaSO4 बन गया। तो हम पता कर लेंगे कि भैया इस वाले कॉम्प्लेक्स में सल्फेट जो है वो एक तुम्हारा एनायनिक स्पेयर है जो कि बाहर है, काउंटर आयन कितना है, जबकि इस वाले में सल्फेट तुम्हारा अंदर है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करा, अगर आपने क्या करा, इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास CONH3 का होल 5Cl, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, और प्लस का SO4 पे क्या आ जाएगा बेटा, 2 नेगेटिव, सॉरी इस पे भी 2 पॉजिटिव है, क्योंकि अगर 2 नेगेटिव तो इधर भी 2 पॉजिटिव होगा तभी तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे सल्फेट एज न्यूट्रल, ऐसा इंडिपेंडेंट प्रेजेंट है। बट अगर तुमने इसे तोड़ा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास CONH3 का होल 5 और यहाँ पे SO4, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, प्लस यहाँ पे Cl नेगेटिव तुम्हारा बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे सल्फेट आयन तुम्हारा इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि यहाँ पे भैया कोई सल्फेट वाला टेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो इन्हीं को बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अच्छा एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं तुम्हें, एक और बेटा देखो, हम क्या कह रहे हैं कि अगर अपने पास एक एग्जांपल है कि प्लेटिनम और NH3 कितने लगे हुए हैं, NH3 का होल 4, देन Cl2, और ये बेटा इसके आगे क्या लगा हुआ है, Br2 लगा हुआ है। सुनते रहना पूरी बात, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसे रिप्लेस कर दे रहे हैं, इन दोनों को आपस में आयनिक स्पेयर और लिगेंड को आपस में इंटरचेंज कर दे रहे हैं। तो क्या बनेगा, तो कुछ ऐसे बनेगा भैया कि Pt और NH3 की तो 4 ही रहेंगे, ठीक है, NH3 का होल 4 एंड Br2 को अंदर ले लो और Cl2 को तुम बाहर लिख दो। अब इससे क्या होगा, इससे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। क्या मिलेगी देखते हैं, पहले यहाँ पे एक लाइन खींचो, ठीक है। अब जरा देखना, मैं ईमानदारी से बताओ, अगर हम इसकी रिएक्शन 2AgBr से करा दें, अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें किससे, सॉरी AgNO3 से करा दें, अगर हम इसकी अगर इससे क्या करें, AgNO3 से करा दें, AgNO3 से अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन करा दें AgNO3 से, AgNO3 से, तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ AgBr बनेगा कि नहीं बनेगा। यस सर। येलो कलर का PPT यहाँ पे तुम्हें मिलेगा,
ठीक है। और इसमें हमने जब क्या करा, जब इसकी रिएक्शन हमने AgNO3 से कराई, AgNO3 से, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल तुम्हें मिल जाएंगे AgCl के, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl मिल जाएगा, जो कि एक व्हाइट पीपीटी देखने को मिलेगा। अब देखो अभी यहाँ पे लिख रहे हैं तो तुम्हें लग रहा है अच्छा ये तो बड़ा आसान है, बट ऐसा नहीं है यार, ये तुम्हें ऐसे थोड़ा देखने को मिलेगा हवा में रखे हुए लिखे हुए रखे, ये तो भैया बीकर में होंगे। तो अपने पास बीकर में ये वाला मॉलिक्यूल था इधर वाला, और बीकर में ये वाला मॉलिक्यूल था, तो हमने जब दोनों को AgNO3 से रिएक्ट कराया, तो अगर व्हाइट पीपीटी तुम्हें मिला तो हम पता कर लेंगे कि यहाँ पे क्या Cl बाहर है। अगर हमें येलो पीपीटी मिला तो हम समझ जाएंगे AgBr बना है तो Br बाहर होगा। इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि आयनिक स्फीयर में क्या है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन सा लिगेंड है। क्लियर है बेटा इतना? Yes, sir. तो चलो जल्दी से, sir. ये लाइन क्यों उठा दी? ठीक है, जल्दी नोट करो। तो इन्हें बोलते हैं बेटा आयनिक स्फीयर, ओ आयनिक लिगेंड। भाई सबका नोट हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने यहाँ तक नोट कर लिया, और मुझे बताओ क्या तुम्हें आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म समझ में आया? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब कि अगर आप अंदर के किसी एक लिगेंड को बाहर वाले आयंस के साथ रिप्लेस कर दो, ठीक है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या बताओ जरा। इन दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि इसमें बेटा Cl अंदर SO4 बाहर, इसमें SO4 बाहर अंदर, Cl बाहर है। तुम देख के पहचान लेंगे कौन सा आइसोमेरिज्म है या आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ इन दोनों में कौन सा रिलेशन है, या फिर तुमसे ये भी पूछेगा कि बताओ इसमें, मतलब जैसे कोई बीकर दे दे, एक बीकर ए है एक बीकर बी है, क्वेश्चन जब तुम्हें बना के आएगा कैसे बना के आएगा, कहेगा एक अपने पास सोल्यूशन ए है एक अपने पास सोल्यूशन बी है, जब हम ए को रिएक्ट करा रहे हैं किससे, AgNO3 से, ठीक है, तो हमें एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिल रहा है, जब हम बी को करा रहे हैं तो हमें एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिल रहा है। पूछेगा बताओ दोनों में से, ए और बी में से कौन से स्फीयर में तुम्हारा Br जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ आयनिक स्फीयर, ठीक है, या फिर एज अ कहते हो काउंटर आयन। तो तुम देख लोगे कि व्हाइट पीपी जहां पे येलो पीपीटी मिल रहा है, या येलो तभी मिलेगा जब AgBr बनेगा, और AgBr तभी बनेगा जब Br तुम्हारा कहाँ हो, Br तुम्हारा कॉम्प्लेक्स के बाहर हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना बना के तुमसे पूछे जाएंगे। क्लियर है बेटा इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सबको समझ में आ गया ना? Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद आप हेडिंग डालो हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। माइक, नेक्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी? हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। या फिर इसी को यार सॉल्वेटेड भी बोलते हैं, ठीक है, सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म या फिर सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म, ठीक है। आप इन्हें किसी किसी भी दो नाम से बुला सकते हो, ध्यान रखना। या फिर तुमसे अगर पूछ दिया जाए कि बताओ इनमें से कौन सा हाइड्रेटेड है कौन सा सॉल्वेटेड है, ध्यान रखना एक ही बात है, चाहे हाइड्रेटेड हो चाहे सॉल्वेटेड हो, एक ही चीज है। Yes, sir. चले भाई आगे चले। Yes, sir. Sir. ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जैसे कि हम क्या कह रहे हैं कि अगर अपने पास मान लो अपने पास एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है CO डॉट, CO मतलब कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है जैसे मान लो कि CO डॉट Cl कितने 3 डॉट 6H2O, तो इनसे कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकते हैं वो जरा तुम देखो, बहुत ध्यान से देखना बेटा। अगर हम ऐसा कर, देखो कोबाल्ट तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा तो उसे तो हटा नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं कि 6 के 6 तुम्हारे H2O जो हैं उन्हें हम एज अ लीगेंड मान सकते हैं, और तीनों Cl को हम लोग बाहर रख सकते हैं, है ना। क्योंकि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। ध्यान करो, हमने लिखवा रखा था तुम लोगों को, हमने दिखा Yes, रखा है sir. कौन सा मेटल कितने कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकता है, ठीक है। तो कोबाल्ट तो 6 ही शो करेगा, ठीक है। तो या तो ये कर सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं यार, या तो ऐसा कर सकते हैं कि 5, देखो हम H2O 5 अंदर रखें, 5 H2O अंदर रखें, और एक H2O को बाहर कर दें, एक Cl को अंदर कर लें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक Cl को अंदर कर लें और एक H2O को बाहर रखें, तो ऐसा भी तो हो सकता है यार। Yes, sir.
हाँ भाई, तो देखो एक तो तुम क्या कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो कि एक वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दो किसी एक अनायनिक स्फीयर से, ठीक है, तुमने एक सीएल अंदर लिया, एक H2 बाहर कर दिया। भाई देखो एक काम और भी हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं कि सीओ को तो अंदर ही रखेंगे यार, है ना, सीओ तुम्हारा मेटल है, मेटल को छूना नहीं है आपने। हम क्या करेंगे कि 4 H2O अंदर, ठीक है, 2 H2O बाहर कर देते हैं, तो 2 Cl उसके लिए अंदर लाने पड़ेंगे कि नहीं लाने पड़ेंगे बताओ। Yes, sir. और हम क्या कर रहे हैं 2H2O, एक Cl बाहर है, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया, रुको एक सेकंड, यहाँ पे एक Cl अंदर लिया तो 2 Cl बाहर भी तो होंगे, यहाँ पे 2 Cl भी तो होंगे, 2 Cl और एक H2O, ये बाहर रहेगा। यहाँ पे हमने एक Cl दो Cl अंदर करे तो एक Cl बाहर, और यहाँ पे 2H2O बाहर कर दिए, एक ये कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो कि भैया CO और H2O का थ्राइस कर लो, तीनों के तीनों Cl अंदर कर लो, तो तीनों के तीनों तुम्हारे H2O मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे, यही तो होगा बेटा। अब बताओ क्या कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? अब आयनिक स्फीयर में कुछ बचा? आयनिक स्फीयर में भाई 3 Cl थे, हमने पहले एक Cl अंदर करा तो एक इस पे एक कॉम्प्लेक्स बन गया, दूसरा Cl का अंदर करा दूसरा बन गया, तीसरा करा तो तीसरा बन गया। तो कहने का मतलब हाइड्रेटेड आइसोमर्स है क्या भैया? हाइड्रेटेड आइसोमर्स वो होंगे कि आप क्या करो, आयनिक स्फीयर में से किसी एक वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दो। मतलब ये कि अगर आपने किसी वाटर मॉलिक्यूल को किसी आयनिक स्फीयर से रिप्लेस कर लिया तो उसे बोलेंगे कैसे, वो कैसे आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, हाइड्रेटेड। जैसे इन दोनों में बात करें कैसे हाइड्रेटेड है, ये दोनों कैसे हाइड्रेटेड है, ये दोनों कैसे हाइड्रेटेड है, तो ये सब एक दूसरे के कैसे आइसोमर्स है, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म है, क्योंकि इनमें वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हुआ है आयनिक स्फीयर के साथ। बताओ बेटा बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो बस जल्दी से इसकी हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं यहाँ पे। देखो देखो बेटा, तुम लोग इतना नोट कर लो चाहो तो एग्जाम्पल डाल के, इधर हम लिखते हैं डेफिनेशन। देखो हाइड्रेट आइसोमर्स, ठीक है, अराइजेस ड्यू टू द presence of due to the presence of water molecule, water molecule, water molecules act as ligand as well as water of crystallization। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। भैया हाइड्रेटेड आइसोमर्स क्या कह रहा है, अराइजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रेटेड आइसोमर्स का, हाइड्रेट का मतलब वाटर, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल की वजह से ये आइसोमर्स बनते हैं। कह रहा वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज लिगेंड एज वेल एज वाटर क्रिस्टलाइजेशन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या लिगेंड था, हमने क्या करा एक वाटर मॉलिक्यूल को एक एनायनिक स्फीयर से रिप्लेस करके ऐसा बना लिया, फिर दो करके ऐसा बना लिया, तीसरा करके, तो इन आइसोमर्स को आपस में क्या बोला जाएगा, इन आइसोमर्स को आपस में हाइड्रेटेड आइसोमर्स के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो आगे चले। Yes, sir. ठीक है, अच्छा इनसे क्या चीज पता कर सकते हैं? देखो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी बात है, जितने भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं आप उससे पता कर सकते हो कि जितने डिहाइड्रेटिंग एजेंट होंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो कि लिखो दे लिखो दे कैन बी डिफरेंशिएटेड, दे कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय quantitative by quantitative estimation, they can be differentiated by quantitative estimation of PPT की प्रेसिपिटाइजेशन, या फिर कंडक्टिंग मेथड के बारे में भी आप पता कर सकते हो इससे। ठीक है, बाय यूजिंग, और लिखो यहाँ पे और बाय यूजिंग सुइटेबल डिहाइड्रेटिंग, इतनी चीजों का हम पता कर सकते हैं हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म से। जल्दी से इतना नोट करो फिर आगे चलते हैं। तो दो हो गए भैया, पहला हो गया आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, जिसमें आपका आयनिक स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर की हम लोग क्या करें, अगर लिगेंड को आपस में इंटरचेंज कर दें। ठीक है, फिर आते हैं हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म।
तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि हाइड्रेटेड और आयनिक एक ही बात हो गई, बट आंसर है नहीं भैया, एक बात नहीं हुई। हाइड्रेटेड के अंदर कोई भी लिगेंड नहीं चलेगा कि कोई भी लिगेंड को तुम स्क्वायर ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आयन उससे रिप्लेस कर दो, तुम्हें वाटर को ही रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी हाइड्रेटेड आइसोमर बोला जाएगा। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो आगे चलो, अगले पेज पे चलें। किसी को नोट करना है? नो सर। नेक्स्ट, अब आप हेडिंग डालो लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसके बाद आप हेडिंग डालिए लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हेडिंग इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब जरा लिंकेज आइसोमेरिज्म को बहुत ध्यान से सुन लो भाई। पहले तो मेरी बात सुनो, दो कॉम्प्लेक्स हैं, एक ए और एक बी, दोनों में सेम टाइप के लिगेंड है, लेकिन एम्बिडेंटेड लिगेंड है। मान लो एक में लिगेंड लगा हुआ है NO2, एक में लिगेंड लगा हुआ है ONO, तो ये दोनों कंपाउंड अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? बताओ। यस सर। भाई देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का ही सेम है भैया, इसमें भी NO2 है, इसमें भी NO2 है, लेकिन इसमें क्या होगा, बॉन्डिंग होगी नाइट्रोजन से, इसमें बॉन्डिंग होगी ऑक्सीजन से। तो ऐसे लिगेंड जिसमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर सेम है, सब कुछ सेम है, बस इसमें लिगेंड कौन सा यूज करेंगे, एम्बिडेंटेड लिगेंड। जैसे तुम CN भी यूज कर सकते हो, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, SCN भी कर सकते हैं, NCS भी कर सकते हैं, है ना? तो जितने भी एम्बिडेंटेड लिगेंड है, अगर तुम्हारे दोनों कंपाउंड में अगर तुम्हारे पास एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। देखो जैसे कि अगर हम लिख लें कि भैया कोबाल्ट, और इससे हम लिख रहे हैं NH3 कितने जुड़े हुए हैं, 5, NH3 है होल 5, और मैं लिख दिया NO2 और SO4। अब इसका नाम लिखेंगे, ठीक है? और तब तक आप नाम लिखो ऊपर वाले का, और दूसरा CO, फिर लिख रहे हैं हम NH3 का होल 5, और हम क्या लिख रहे हैं, NO2 को लिख रहे हैं ONO, ठीक है? और यहाँ पे SO4। तो हम ये देख के कैसे पहचानेंगे कि कौन सा आइसोमेरिज्म है? तो भैया अगर दोनों में एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे ONO है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके मॉलिक्यूल के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे कि हाँ भैया इसकी कौन सा आइसोमेरिज्म है, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म है। ठीक है बेटा? लिंकेज आइसोमेरिज्म पहचान लोगे? Yes, sir. अच्छा, पहले आयनिक पहचान लोगे? सबसे पहले आयनिक बताओ, आयनिक पहचान लोगे अगर दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं? Yes, sir. वो एक दूसरे के आयनिक हैं, कैसे पहचानेंगे? अगर तुम्हारा लिगेंड और कोऑर्डिनेशन स्पेयर को आपस में इंटरचेंज करके कर रखा है तो पहचान लेंगे। हाइड्रेटेड में अगर वाटर मॉलिक्यूल को एक्सचेंज कर रखा है कोऑर्डिनेशन स्पेयर, मतलब उससे आयनिक स्पेयर से, तो पहचान लेंगे। और लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है? अगर दो कॉम्प्लेक्स में एम्बिडेंटेड लिगेंड का यूज हो रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे NO2 यहाँ पे ONO, तो दोनों में क्या कर रहे हैं हम लोग कि एम्बिडेंटेड लिगेंड का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग आसानी से फाइंड कर लेंगे कि भैया लिंकेज आइसोमेरिज्म। चलो इसी बात पे आप इस कंपाउंड का नाम बताओ, क्या लिखूं? जल्दी बोलो। सर पेंटामाइन। पेंटामाइन, आगे नाइट्रोसो, नाइट्राइटो, नाइट्रोसो नहीं, नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो एन, फिर क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। और कोबाल्ट के बाद मुझे बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बेटा? NO2 पे चार्ज कितना होता है, -1, और SO4 पे -2, तो -2 और -1 कितना होगा, -3, उधर जाएगा +3। तो कोबाल्ट के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई बेटा? 3 आ गई, +3। और उसके बाद क्या लिख दूं मैं, सल्फेट लिख दूं। क्या इतनी बात क्लियर है? यस सर। चलो Yes. इसी बात पे इसका नाम बता दो, सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या हम लिखेंगे, पेंटामाइन, पेंटामाइन नाइट्राइटो O, यही तो लिखेंगे बेटा? यस सर। नाइट्राइटो O, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन वगैरह सब सेम रहेगा, थर्ड सल्फेट। सल्फेट। क्या यही नाम होगा? यस सर। Yes, sir. भाई देखो, एग्जाम का मौसम आने ही वाला है, इसलिए Yes, तैयारी sir. कर लो जम के, ठीक है? यस सर। ताकि तुम लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए। अब इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखो। इट इज ऑब्जर्व when complex have at least one ambidentate ligand। ठीक है? अगर अपने कॉम्प्लेक्स के पास एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तभी हम लोग बोलेंगे कि वो कैसे आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, लिंकेज आइसोमर्स। ठीक है? आगे लिख देते हैं भैया, such isomers have
different metal ligand linkage, metal ligand linkage, ठीक है, and they are differentiated by their color और lambda absorb और डी ट्रांजिशन। तुम लोगों को याद आया बेटा डी ट्रांजिशन क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट में याद आया? MnO4 और MnO7 में एक तुम्हारा कलर शो कर रहा था डी ट्रांजिशन की वजह से, एक कलर शो कर रहा था लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से। याद आया? डी ब्लॉक में पढ़ाया था, भूल गए? अबे भाई हमने, तुम्हें याद है डी ब्लॉक में पढ़ाया था, हमने कहा था एक में भाई Mn के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं थे, तो हमने बोला जब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन का मतलब कलर कब आता कंपाउंड में? कि जब आपका इलेक्ट्रॉन लोअर सेल से हायर सेल में जाए और हायर सेल से वापस से लोअर सेल में आए, तब वो क्या करता है? एनर्जी की फॉर्म में कलर का एमिशन करता है कि नहीं करता? बताओ। तो वो दो एग्जांपल करे थे, कॉपी खोल के, तुमने पढ़ा ही नहीं है तो पीट देंगे। कॉपी खोल के बेटा देखो, हम लोगों ने डी ब्लॉक में पढ़ा था डी ट्रांजिशन। एक हमने तो बताया था ये यहाँ पे कलर आता है डी ट्रांजिशन की वजह से, यहाँ पे Mn के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक में क्या था कि Mn के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था बट फिर भी कलर शो कर रहा था, तो हमने बताया ये होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो देखो इनमें डिफरेंशिएशन कैसे पता करेंगे? हमें दोनों बीकर में दिया, हम कैसे पता करेंगे? तो दोनों के कलर अलग अलग, अगर मेटल नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा तो अलग कलर देगा, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा तो अलग कलर देगा, और इनके बीच में जो तुम्हारी वेवलेंथ मिलेगी तुम्हें वो भी अलग अलग कलर की ही देखने को मिलेगी। आई बात समझ में? ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम लोग क्या? लिंकेज आइसोमेरिज्म। इतना करो बस, 1 मिनट में आता हूँ मैं पानी पी के, ठीक है? Yes, sir. पहले स्कूल में पूछने जाते मैडम पानी पिया है, मे आई गो टू वाटर? ठीक है, इतना नोट करो, भी आते हैं बस। Yes, sir. बेटा हो गया इतना नोट सबका? Yes, sir. यार क्या हाल चाल? बारिश वारिश तो नहीं हो रही ज्यादा? No, sir. Yes, sir. हम लोग कहीं पे हो रही, कहीं पे नहीं हो रही। तुम लोग क्या तो मौसम सुबह को इतना ठंडा रहता होगा, घूमने जाते हो टहलने? No, sir. Yes, sir. Sir. सुबह सुबह उठ के थोड़ा टहला करो, फ्रेशनेस मिलेगी। चले बेटा आगे। Yes. ठीक है, अब आप हेडिंग डालो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म।
लाइन थोड़ी टेढ़ी है बट काम चला लेना, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड आइसोमेरिज्म बता सकता है कोई? कोऑर्डिनेटेड आइसोमेरिज्म क्या होता है? डू यू हैव एनी आइडिया? भाई देखो बहुत सिंपल, तुम लोगों को ध्यान है हमने तुम्हें आयुपैक के पढ़ाए थे जिसमें तो अलग अलग कोऑर्डिनेशन थे, याद है? बताओ ना। Yes. Yes, sir. जैसे कि अगर हम तुमसे बोल दें कि अपने पास एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है CONH3 का होल 6 और एक कंपाउंड तुम्हें दिया हुआ है CrCN6, ठीक है। Yes, तो हमने sir. बोला था कि हम लोग क्या करते थे, इनके नाम भी हम लोगों ने निकाल लिए थे, कैसे इनके नाम लिखने हम लोगों ने सब अपना जो है जुगाड़ निकाल के नेमिंग इनकी कर ली थी, है ना। तो Yes, अगर sir. आपको इस टाइप के कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, ठीक है, एक क्या कि भैया एक आपको दिया हुआ है कि CONH3 का होल 6, एक दिया हुआ है CrNH3 का होल 6, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे कि इन दोनों में ये इसका मतलब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होगा? अगर इन मेटल्स के लिगेंड चेंज कर दो आपस में, मतलब हमने कैसे बना दे, हम कह रहे हैं कि एक और जरा कॉम्प्लेक्स देखें आप, हम कह रहे हैं कि अपने पास CO है बट CO के साथ NH3 नहीं लगा है, CO के साथ क्या लगा हुआ है, CN लगे हुए हैं 6, और CR के साथ क्या लगा हुआ है, NH3 लगे हुए हैं 6। तो बेटा इन दोनों में डिफरेंस क्या है? भैया डिफरेंस बस इतना है कि जो CO का लिगेंड था उसने अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर चेंज कर लिया किसके साथ, क्रोमियम के साथ, और जो क्रोमियम का लिगेंड था CN, उसने क्या करा है, कोबाल्ट के साथ अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक्सचेंज कर लिया है। तो इस टाइप के आइसोमर्स को आपस में क्या बोला जाता है, एक दूसरे के कैसे आइसोमर्स है ये, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। बताओ बेटा समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. बस, तो इसकी तुम्हें पहले डेफिनेशन लिखवाते हैं, ठीक है। चलो डेफिनेशन लिखो इसकी, लिखो कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different coordination sphere are called coordination isomerism या फिर आइसोमर्स, ठीक है। नोट कर लो आगे देखो, it is observed when cationic as well as anion part is a complex. मतलब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अगर तुम्हारा कैटायन बाहर है तो एनायन तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, और अगर तुम्हारा एनायन बाहर है तो कैटायन तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा होगा, कैटायनिक होगा। बट इनमें क्या होता है कि कैटायनिक और एनायनिक दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं, लेफ्ट में भी कैटायनिक और राइट में भी, वो सॉरी लेफ्ट में भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर और राइट में भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। खत्म बात, नोट कर लो जल्दी, इसके एग्जांपल और नोट कर लो जल्दी से, और एग्जांपल देख लो भैया इसके, लिखो ठीक है। तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, तुम्हारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो जाएंगे, बस खत्म। मतलब अगर इसका हम बना के दिखाएं तुम्हें, फॉर एग्जांपल इस वाले का, तो कैसे बनाओगे, देखो इस वाले का अगर बनाओगे, जैसे ये ए है मान लो, इसका हम क्या बना के दिखाओ बी वाला, तो मतलब कैसा होगा कि जो CO है उसके साथ बेटा NO2 कितने लगे होंगे, NO2 लगे होंगे 4,
और एक ईएन लगा होगा, और जो हमारा Fe है, Fe के साथ हमारे पास ईएन लगे होंगे कितने, 2, और NO2 कितना लगा होगा यार, 1 लगा होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ भैया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हमारे इस टाइप के होते हैं, इसमें पूरा पूरा कोऑर्डिनेशन इस पे ही चेंज हो जाए। Yes, sir. कर लिया बेटा, सर ये पहले वाले से कैसे बना? कर लो, जिसका रह गया कर लो जल्दी से। सर ये पहले वाला जो लिखा, हाँ बेटा, सर पहले वाला जो लिखा इसका आइसोमर कहाँ बना? पहले वाले का आइसोमर कहाँ बना, अच्छा ये बनाया नहीं मैंने, वो हमने डायरेक्ट लिख दिया है। इसका भी बना लो, चाहो ऐसा कर लो, ए इधर बना लो, बी इसका बना लो। यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि Fe जो है इसके साथ तुम्हारे पास क्या लगे होंगे, NH, यार ये NH2, अच्छा हाँ ठीक है, NH2 लगे हुए कितने, 6। ठीक है, और यहाँ पे Fe जो है उसके साथ NH3 लग जाए। अब कहोगे सर ये तो सेम है, कैसे पता चलेगा कौन सा Fe सेम? नहीं है बेटा, NH2 पे -1 चार्ज होता है, -1 होता है, तो -1 उधर जाएगा तो यानी कितना हो जाएगा, प्लस का 1, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कितनी आ जाएगी इसकी, +3 इधर, +3। तो एक बार ये +3 वाला NH2 लगाएगा, एक बार ये +3 वाला 0 वाली के साथ रहेगा। ठीक है, अलग अलग है, सेम नहीं। इसका बना ही लो यार, एक रह रहा, इसका भी बना ही लो। ये नहीं, CO के साथ क्या लग जाएगा, CO के साथ लग जाएगा NO2 कितना, 6, तो क्या लिखेंगे Fe, और ये लगा देंगे कितने यार, 3। नोट कर लो बेटा इतना। ठीक है, कौन सा बचा, कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म बचा, और लिंकेज, लिंकेज तो हो गया, लिगेंड बचा। ठीक है, इतना करो, उन दोनों को भी जल्दी जल्दी कर लें। यस सर। चले बेटा, Yes, Yes. sir. यस सर। कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, ऑल तो तुम्हारे मतलब सिलेबस में इतना पूछा नहीं जाता, बट फिर भी कर लेते हैं। ठीक है, क्या पता इस बार आई जाए, आता नहीं फिलहाल। कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो भैया सीधी सी बात है, सीधी सी बात वही है जो टेढ़ी सी बात है। मतलब ये कि NH3 कितने हो जाएंगे, NH3 हो जाएंगे 4, और लिखा हुआ है CO, NH2, यहाँ भी NH2। ठीक है, इधर Cr, ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2O का होल 4, और Cl हमारे 4 वहां। ठीक है, Cl4 हमारे वहां, ऐसा कुछ। ठीक है, अगर तुमसे कहते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म क्या होगा, तो तुम्हें बस क्या करना है, इन दोनों मेटल को टारगेट करो, इस वाले मेटल को देखो, इस वाले मेटल को देखो, और देखना हम क्या कर रहे हैं। जो ब्रिजिंग लिगेंड है उन्हें, उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, मतलब उनसे छेड़छाड़ करनी ही नहीं है, जैसे लगे लगे रहने दो। बट ये जो मेटल है, मेटल के साथ जो लिगेंड लगे, इन्हें आपस में चेंज कर दो, इनकी पोजीशन बदल दो। ठीक है, तो इस टाइप के लिगेंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म। कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो नहीं बदला, बट हुआ क्या है कि इस मेटल के साथ क्या लगा था भैया, NH3, अब यहाँ पे हमने क्या करा, इस मेटल लगा दिया वाटर मॉलिक्यूल, इसके साथ क्या है वाटर, इसके साथ क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया। मतलब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही है देखा जाए तो। ठीक है, बट है क्या कि यहाँ पे CO से NH3 जुड़ा, जबकि यहाँ से CO से H2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे Cr से H2 है, जबकि यहाँ पे Cr से NH2 जुड़ा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सब कुछ सेम है, बस हमने क्या करा, इनके लिगेंड को, अब ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है कॉम्प्लेक्स, हमने क्या करा, लिगेंड को इधर उधर लिख दिया है, पोजीशन बदल दी है इसकी, Cr के साथ NH3 और CO के साथ वाटर, ऐसे कर दिया। इन्हें बोलते हैं ना कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो मैं पूछा नहीं है तो इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। Yes, sir. इतना नोट कर जल्दी से। Yes, sir. कर लिया.
चले बेटा आगे। हेलो Yes, sir. सर। सर तो देखो इसके बाद आप लास्ट हेडिंग डालो लिगेंड हेलो आइसोमर। सर। हाँ बेटा सर उधर NH3 नहीं जाएगा? क्या कह रहे बेटा? सर NH3 नहीं होगा एक्सचेंज? अच्छा मैंने क्या लिख दिया? अच्छा हमने NH2 लिख दिया, ठीक है सॉरी बेटा, NH3 होगा, बिल्कुल सही है, वो तो बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है अब सही है। यस सर। अब हेडिंग डालो लिगेंड आइसोमर, लास्ट है। लिगेंड आइसोमर, ठीक। इसमें आप क्या लिखोगे? देखो लिगेंड आइसोमर क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर सब कुछ सेम, दोनों में लिगेंड अलग अलग होंगे, लिगेंड अलग अलग होंगे, बस इतना ध्यान रखो। मतलब जो जैसे कि जैसे मान लो एक चीज देखो, CH2 CH बेटा इसे देखने का, इसे तुम क्या बोलते हो? इसे तुम बोलते हो जैसे मान लो अगर यहाँ पे लगाते हैं NH2, अगर हम यहाँ पे लगाते हैं NH2 और हम यहाँ पे भी लगाते हैं NH2, मान लो अगर हम ऐसा करें, इसे तुम क्या बोलोगे? इसे तुम बोलोगे क्या बोलोगे? PNE तो बोलोगे, इसे तुम बोलोगे प्रोपाइलिन डायमाइन, ये तो बोलेंगे। यस सर प्रोफाइल। CH2 इधर NH2 CH2 CH2 NH2। तो यार याद करो इसका हमने क्या नाम लिखवाया था? इस वाले का नाम लिखवाया था TN, जबकि दोनों का नाम क्या है? ये भी प्रोपाइलिन डायमाइन है, ये भी प्रोपाइलिन डायमाइन है, बट ये 1,2 है और ये 1,3 है, तो इसी 3 के लिए T लिख रखा है। बताओ ना, समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। यार देखो लिगेंड दोनों सेम है, इसका नाम भी प्रोपाइलिन डायमाइन है, ये भी प्रोपाइलिन डायमाइन है, लेकिन ये 1,2 प्रोपाइलिन डायमाइन है, ये 1,3 प्रोपाइलिन डायमाइन है, तो इसे बोलते हैं PN, इसे बोलते हैं TN। तो तुम्हारे पास लिगेंड भी सेम है, बस उनकी लिगेंड के अंदर जो डोनर एटम है उनकी पोजीशन अलग होती है। इस टाइप के अगर तुम्हारे लिगेंड लगे हुए हैं तो मान के चलो उन्हें क्या बोलेंगे? लिगेंड आइसोमर्स बोलेंगे। जैसे कि मान लो हमने क्या बोला कि अपने पास एक मॉलिक्यूल है कि CO और इससे कितने NH3 जुड़े हुए हैं बेटा? NH3 जुड़े हुए हैं 5, और एक और इससे लिगेंड जुड़ा हुआ है O CH3 MEOME, याद है MEOME क्या होता है? ये वाला, ठीक है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है और बाहर सल्फेट आयन है मान लो, ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं। और दूसरा तुमसे क्या कह रहे हैं? फिर से CO NH3 बेटा कितने जुड़े हुए हैं? NH3 जुड़े हुए हैं 5, ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं कि O, और इधर क्या जुड़ा हुआ है? C2H5, और इधर जुड़ा हुआ है H, ठीक है, और यहाँ पे अभी भी क्या है? SO4 है। तो यार मेरे भाई एक बात समझो जरा, यार इनमें फर्क क्या भाई? देखो ये भी यहाँ पे गिनो जरा, यहाँ इनका इसका इस लिगेंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। कार्बन कितने? 2, हाइड्रोजन कितने? 6, ऑक्सीजन कितना? 1, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हुआ? C2H6O। जरा इस वाले का फॉर्मूला निकालो, C कितने? 2, H कितने? 5 इधर 1 इधर, कितना होगा? 6, ऑक्सीजन कितना? 1। तो यानी कि दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है दोनों लिगेंड का, बस उन्हें लिखने का तरीका अलग अलग है। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. Yes. एक और एग्जांपल से पहले इतना नोट करो, नहीं समझे यार तुम लोग, हम तुम्हें एक और एग्जांपल से समझाते हैं, पहले इतना करो। देखो भैया हम फिर से समझा रहे हैं, जैसे कि अपने पास क्या लगा हुआ है बेटा? मान लो हमने लिखा CO और हमने लिख दिया क्या लिख दें? लिख देते हैं मान लो NH3 का होल 4, और एक हमने इससे जोड़ दिया, क्या जोड़ दें? मान लो इससे हमने जोड़ दिया PN, PN। अब तुम PN समझना क्या होता है। और दूसरा हम क्या लिख रहे हैं? और हम क्या लिख रहे हैं कि भैया CO NH3 का होल 4 और हम लिख दिया TN। अब जिन्हें याद ही नहीं है तो वो सोचेंगे PN और TN अलग अलग है, लेकिन भैया जिन्हें याद है उन्हें पता होगा कि यार PN किसे बोल रहे हैं। PN का मतलब होता है CH3 CH, इससे बेटा NH2 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी CH2 और इससे क्या जुड़ा हुआ है? NH2 जुड़ा है, लोन पेयर, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोपाइलिन डायमाइन। अच्छा फिर TN क्या है? TN भी प्रोपाइलिन डायमाइन ही है, जो TN है वो भी तुम्हारा प्रोपाइलिन डायमाइन है, लेकिन पोजीशन चेंज है डोनर एटम की। चेंज है कि नहीं बताओ? Yes, sir. NH2, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। भैया देखो यार ये तुम्हारा 1,2 है, ये तुम्हारा कैसा है? ये तुम्हारा 1,2 है, जबकि ये तुम्हारा 1,2,3, यानी कि ये 1,3 प्रोपाइलिन डायमाइन है, ये 1,2, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है यार। अगर तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करो, भैया कार्बन गिन लो कितने? 3 है कार्बन, 3 कार्बन है, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन गिनो जरा कितने? 3, और 3 1 4, 4 और 2 6, 6 2 8 और 2 10, यानी कि H कितने बेटा? 10। N कितने हैं? 2 हैं।
तो C3H10N2 इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट दोनों को लिखने का तरीका अलग अलग है, इन्हें बोलते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म। अब बताओ क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। बस ठीक है। तो जल्दी से नोट। Yes, sir. हो गया। ठीक है, देन इसके बाद आप क्या करोगे, हेडिंग डालो स्ट्रक्चरल आइसो, सॉरी स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगर यहाँ तक आपका स्ट्रक्चरल अपने कंप्लीट हो गया, अब आप हेडिंग डालो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हेडिंग इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अपने फिनिश हो गए, अब आप हेडिंग डालिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद हेडिंग डाल दीजिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बोले बेटा आगे। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई भी ऐसा लिगेंड है या मेटल है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब क्या हुआ बेटा, उससे कितने लिगेंड जुड़े हुए? 4 लिगेंड। 4 4 लिगेंड। लिगेंड जुड़े हुए। तो 4 लिगेंड को जोड़ने के कई तरीके हो सकते हैं, या फिर हमने जितने पढ़े उतने तो हम बता सकते हैं कि 2 तरीके हैं। एक तो क्या है कि मेटल ये है, हमने क्या करा, एक लिगेंड ऐसे जोड़ दिया, एक लिगेंड हमने ऐसे जोड़ दिया, यार एक लिगेंड हमने बिलो द प्लेन जोड़ दिया और एक लिगेंड हमने अबव द प्लेन जोड़ दिया। ये कौन से स्ट्रक्चर बताना जरा? टेट्राहेड्रल, बिल्कुल सर, टेट्राहेड्रल। ये हमने टीडी स्ट्रक्चर बना दी, टीडी का मतलब टेट्राहेड्रल। ठीक है, बिल्कुल सही। अगर टेट्राहेड्रल में बात करें मेटल के हाइब्रिडाइजेशन से कितना निकल के आता है? sp3। आता है कि नहीं आता बताओ? यस सर। Yes, sir. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है क्योंकि 4 लिगेंड ने मेटल घेर रखा है। हम कह रहे हैं मजा नहीं आया, ऐसे करने, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं चलो कि एक लिगेंड ऐसे, एक लिगेंड ऐसे, एक लिगेंड ऐसे और एक लिगेंड ऐसे। हमने चारों लिगेंड को इस तरीके से जोड़ दिया। अब जरा ये स्ट्रक्चर बना बेटा, देखना कैसे स्ट्रक्चर बन रही है। अरे ये तो स्क्वायर बन गया। तो ये कैसे स्ट्रक्चर बेटा? ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं दिख रही है क्या तुम्हें? Yes, sir. और मुझे बता दो ईमानदारी से, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? DsP2। sp3d। DsP2 होता है कि नहीं होता बताओ? Yes, sir. Sir, इसमें DsP2 भी होता है, sp3d भी होता है। ठीक है, मैं समझा दें कैसे होगा। ठीक है, देखो sp3d होता ही नहीं है, sp2d होता है, या तो DsP2 होता है। हम समझाएंगे क्यों, एक ही केस है हालांकि उसका, वो बता देंगे। तो देखो यार, तो बात क्या थी कि भैया मेटल से लिगेंड 4 ही जुड़े हुए थे। मेटल से लिगेंड कितने थे? 4 लिगेंड, 4 मेटल से जुड़े हुए थे। बट हमने क्या करा, स्पेस में उनका ओरिएंटेशन बदल दिया। एक बार हमने लिगेंड को इस तरीके से लगा दिया तो स्ट्रक्चर अलग बन गई, टेट्राहेड्रल। अब एक बार बताओ, क्या टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी सेम होंगी क्या? बताओ। सर अलग अलग। क्या Sir, different टेट्राहेड्रल होंगी। और, क्या कह रहा हूँ, Sir, different होंगी। डिफरेंट होंगी? भैया टेट्राहेड्रल तुम्हारी जो स्ट्रक्चर है उसकी अलग प्रॉपर्टीज होंगी और स्क्वायर प्लेनर की अलग होंगी। तो यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि लिगेंड सेम है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, बट हमने क्या करा, लिगेंड को स्पेस में अरेंज अलग तरीके से कर दिया। तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इसमें थोड़ी सी हिंदी भाषा में अपनी क्या करो, लिख लो लैंग्वेज, लिखो कॉम्प्लेक्स, इंग्लिश लैंग्वेज सॉरी, कॉम्प्लेक्स हैविंग same molecular formula, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम सेम स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, खाली स्ट्रक्चर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड्स। ठीक है,
इन स्पेस, कहाँ, स्पेस में। स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी जैसे हमने बोला कि भैया अगर अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो एक तरीका तो ये है कि हम उसकी स्ट्रक्चर बना देंगे कैसी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। एक तरीका क्या है कि हम उसकी स्ट्रक्चर बना देंगे कैसी, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेन। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसी बनेगी कि मेटल, मेटल से ये लिगेंड जुड़ा हुआ है, यार ये मेटल से लिगेंड जुड़ा हुआ है, ये लिगेंड जुड़ा हुआ है, और एक तो तरीका ये है। यार दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि लिगेंड, लिगेंड, लिगेंड और लिगेंड, और ये जुड़ा हुआ है मेटल। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक तो हम ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक हम ये वाली स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तुम्हें इसमें पता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इस वाले केस में वो कितना होता है sp3, जबकि इस वाले केस में जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आ जाएगा dsp2। अभी हम तुम्हें एक एक एग्जांपल करके दिखाएंगे कैसे आएगा, क्या होगा। ठीक है, तो भैया ये चीज है, तो इसे अच्छे से नोट करो, और देन इसके बाद बेटा हम लोग मिलेंगे मंडे को। ठीक है, तब तक तुम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से नोट करो। इसमें अब बचता क्या है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास बीबीटी और एलएफटी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, या फिर जिस तुम्हें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं वो, और एक हमारे पास बीबीटी, बस 2 ही टॉपिक बचे हैं। ठीक है बेटा, यस सर। तो आई होप हम लोग लास्ट नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। ठीक है बेटा, यस सर। जल्दी से नोट करो इस क्लास को, इसे इतना नोट करो जल्दी से। कितने बच्चों ने एनडीए का दिया फॉर्म, कितने, चेतन तुमने नहीं डाला बेटा, मन्नू चेतन आदित्य नहीं सर जो उन्होंने नहीं दिया, नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, क्या कह रहे हो अभी चेतन, क्या कह रहे हो? तो जिन्होंने भरा ना वो तो चले गए उन्हें। ये तो बात है। अपने तैयार एग्जाम की तैयारी अच्छे से करो। देखो यार, हम तुम्हें बता रहे हैं भैया, जैन में तुम्हारा एग्जाम आने वाला है। ठीक है, जहां तक मुझे पता है अभी हम लोग ऑलरेडी सितंबर में कूद चुके हैं, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब 5 महीने देखा जाए तो टाइम तो ऐसा देखा जाए तो बहुत कम नहीं है, बट इतना ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास सिलेबस भी तो उतना ही है भाई। तुम्हें पूरी केमिस्ट्री फिनिश करनी है, फिजिक्स है, मैथ है, तो उसी हिसाब से करो। मैथ कितनी लगाते हो एक दिन में, मैथ लगाते हो 2 घंटे नहीं? Yes, sir. मैथ और फिजिक्स, देखो अगर तुम्हें अपनी फिजिक्स अच्छी करनी तो अपनी मैथ अच्छी कर लो, क्योंकि अगर तुम मैथ अच्छी नहीं करोगे तुम्हारी फिजिक्स कतई लुटिया डूब जाएगी बेटा फिजिक्स में। ठीक है, मैथ अच्छी कर लो, मतलब समझ रहे हो, मैथ में क्या कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, क्वेश्चन को ऐसे लगा रहे हैं ऐसे भी तो लगा सकते हैं, मतलब वहां पे माइंड तुम्हारा एक्सपेंड होता है मैथ लगाने से, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है ना। तो मैथ कम से कम 1.5 घंटे से 2 घंटे डेली लगाओ, कम से कम बता रहे हैं, एक्स्ट्रा जो जितना कर पाए। ऐसे फिजिक्स 1 घंटा डेली पढ़ो, केमिस्ट्री 1 घंटा डेली पढ़ो, जो तुम्हारे सब्जेक्ट है उन्हें डेली डेली पढ़ो, डेली डेली याद करो इन सब चीजों को, डेली डेली इनके क्वेश्चन लगाओ, मॉक टेस्ट देना चालू कर दो, जितने चैप्टर हो गए उन्हें याद कर लो और उनके प्रीवियस क्वेश्चन लगा लो, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट दो, है ना। तुम्हारे पास तो पोर्टल वगैरह में जाके अपना दे सकते हो, अवंती वाले में जाके मॉक टेस्ट वगैरह देके अपना अच्छे से कर सकते हो। Yes. चेतन देखो, केमिस्ट्री पढ़ते हैं पर भूल जाते हैं, इसका बस एक ही बस गलती हो रही है, वो है रिवीजन। अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट को या फिर कह दो एक चैप्टर को, जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है सीसी, अगर तुमने इसका बहुत तगड़ा करके 3 से 4 बार रिवीजन कर लिया, 3 बार भी कर लिया, एक एक लाइन को 3 बार, ऐसे नहीं कि एक बार अच्छे से याद कर लिया, दूसरी बार पढ़ने से पढ़ ये भी आता है, ऐसे नहीं, प्रॉपर जैसे एक बार पढ़ा पहली बार तो एक एक चीज याद की, बना बना के देखा, टेट्राहेड्रल कैसे इसके बना, DsP2 कैसे होगा, sp2d, सारे हाइब्रिड एक एक चीज ड्रॉ करके देखी, दूसरी बार करा फिर से पूरा डिटेल से करा, तीसरी बार करा पूरा डिटेल से। अगर तुम एक सब्जेक्ट को 3 बार अच्छे से रिवाइज कर पाओ, मतलब बहुत डिटेल से एकदम कर लो, तो तुम कभी चैप्टर भूलोगे ही नहीं बेटा। अब तुम ईमानदारी से बता दो, क्या तुम करते हो 3 बार रिवाइज? सर करते हैं पर मतलब इतना ज्यादा नहीं ना हो पाता।
बेटा एक सब्जेक्ट को जब तक तुम 3 से 4 बार डिटेल, एक चैप्टर की बात कर रहे हैं क्या किसी का भी हो, जब तक तुम डिटेल से रिवाइज नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक बार रिवाइज कर लो, फिर दोबारा उसे फिर से रिवाइज करो बहुत अच्छे से, कुछ दिन बाद करो, ऑब्वियस सी बात है तुरंत तो नहीं करोगे, बट ये कि ना करते रहो। जैसे अब हमने ये चैप्टर पढ़ा दिया, इसे 10 दिन बाद फिर से रिवाइज करा, 5 दिन बाद फिर रिवाइज करा, फिर 10 दिन बाद रिवाइज करा, फिर 5 दिन बाद, ऐसे करते हैं टिल योर एग्जाम। तो तुम्हारी चीजें फिंगर टिप्स पे रहेंगी, तब तुम क्वेश्चन लगा पाओगे। जो क्वेश्चन लगेंगे तब बस अपना प्रीवियस ईयर दो, ठीक है। चलो भाई, Yes, sir. गुड इवनिंग सर। बेटा Good किसकी evening, sir. कौन सी की क्लास है इसके बाद? सर मैथ्स की तारिक सर, यस सर। Yes, sir. अभी नहीं आया सर शायद। चेतन आपको बना देते हैं हम होस्ट, ठीक है बेटा। ओके सर। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं, ठीक है। बाय सर। Bye, sir.